आज की वीडियो देखने के बाद उनको मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि वो इस एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट डिटेल जान चुके होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए एनडीए एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक बार मई में होता है, एक बार शायद नवंबर या दिसंबर में होता है। बहुत काफ़ी स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी है यहाँ पर, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। फिजिक्स और मैथमेटिक्स ज़रूरी है आपको 11th और 12th में, तो अगर आपको नेवी और एयरफोर्स में जाना है। इंटरव्यू 5 दिन चलता है, ये टोटल 5 दिन का इंटरव्यू होता है और हर एक दिन में आप कहीं न कहीं छँट सकते हैं। किसी भी दिन आप बाहर कर दिए जा सकते हो किसी भी टेस्ट में। बट आप मेल और फीमेल दोनों एलिजिबिलिटी है, दोनों एलिजिबल कर सकते हैं, दोनों एलिजिबल हैं एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। तो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन फ्रॉम आईआईटी पटना। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो वो बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 10th पास किए हैं और अब एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और एनडीए की प्रिपरेशन के बारे में या एनडीए के एग्जाम के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। तो आज की वीडियो देखने के बाद उनको मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि वो इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट डिटेल जान चुके होंगे, सारी चीजें जान चुके होंगे, क्या उनको करना है, कैसे करना है, कहाँ से एग्जाम होता है, कैसे प्रिपरेशन करनी होती है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न होता है, पैटर्न एग्जाम देने के बाद उनकी क्या फिजिकल टेस्ट होते हैं, क्या पर्सनालिटी टेस्ट होता है, पूरा कंप्लीट एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप अभी क्लास 10th में हैं या क्लास 9th में हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। बहुत सारी नई चीज़ें इस चैनल पर आने वाली हैं, बहुत सारे नए-नए वीडियो लेक्चर्स, नए-नए वीडियो रिसोर्सेज़ और जितने भी सीबीएसई के नए पैटर्न्स पर जितने भी पेपर्स आपके बन रहे हैं, जितने भी मॉक टेस्ट बन रहे हैं, जितने भी सैंपल पेपर्स बन रहे हैं, उन सब का सॉल्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर मिल जाने वाला है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहली चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्लीट रोड मैप क्या होना चाहिए एनडीए एग्ज़ाम के बारे में। तो हम आगे बढ़ेंगे तो एनडीए सबसे पहले समझ लेते हैं कि एनडीए होता क्या है। देखो, एनडीए का मतलब होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एक एकेडमी है, इस एकेडमी के थ्रू एक एग्जाम होता है जो कि बच्चे क्लास 12th पास होने के बाद देते हैं। ठीक है? इसमें आप आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में एंट्रेंस ले सकते हैं एट अर्ली, बहुत अर्ली स्टेज पर, मतलब 12th पास करने के बाद ही बच्चा आर्मी में जा सकता है, नेवी में जा सकता है और एयर फोर्स में जा सकता है। ठीक है? ये यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्टेड करवाया जाता है। यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम देती है, जो आईएएस, आईपीएस का एग्जाम देती है, वही बॉडी एनडीए के एग्जाम को भी करवाती है और ये साल में 2 बार होता है। ठीक है? ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक बार मई में होता है, एक बार शायद नवंबर या दिसंबर में होता है। तो आप एक बार डिटेल्स जान लेना इसकी वेबसाइट पे जाकर, मैं आपको मोटा-मोटा चीज़ें बता देता हूँ। फिर आप एग्ज़ाम के बारे में जान गए हो, आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानना चाहें, तो एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले आपकी एज साढ़े 16 साल से साढ़े 19 साल तक ही होनी चाहिए। सिर्फ 19.5 ईयर से आपने 1 महीने भी ज़्यादा आपकी एज है, तो आप एलिजिबल नहीं होने वाले हो। बहुत काफ़ी स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी है यहाँ पर, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना। एज आपकी 16.5 से 19.5 के बीच में ही होनी चाहिए। दूसरा कि आप 12th पास होने चाहिए। जी हाँ, 12th पास करने के बाद ही आपको ये एग्ज़ाम देना है। ठीक है? आप 12th अपीयरिंग में भी एग्ज़ाम दे सकते हो, मतलब जिस साल को आपने 12th का एग्ज़ाम देना है या जिस साल आपने 12th का एग्ज़ाम दिया है, उस साल आप पेपर दे सकते हो रिज़ल्ट आने से पहले-पहले। ठीक है? दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ है कि पीसीएम रिक्वायरमेंट होती है आपको, अगर आपको नेवी और एयर फोर्स में जाना है। देखो, अगर आर्मी में जाना जाना है, तो आप डायरेक्ट 12th किसी भी स्ट्रीम से करो, आप ये एनडीए का एग्ज़ाम दोगे तो आप आर्मी में ही सेलेक्ट होगे। बट आपको नेवी या एयर फोर्स में जाना है, तो आपका पीसीएम मतलब केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और मैथमेटिक्स ज़रूरी है आपको 11th और 12th में, तो अगर आपको नेवी और एयर फोर्स में जाना है। ठीक है? फिर आपका बोथ मेल एंड फीमेल, बहुत 2-3 साल पहले सिर्फ मेल एलिजिबल थे, बट अब मेल और फीमेल दोनों एलिजिबिलिटी है, दोनों एलिजिबल कर सकते हैं, दोनों एलिजिबल हैं एनडीए के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है? बेटा देखो, सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर 3 फेजेज़ में होता है। पहली चीज़ आपका रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 900 मार्क्स का होगा। अब इस रिटन एग्ज़ाम में 2 तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, एक मैथ्स का एग्ज़ाम होता है और एक जीएटी का एग्ज़ाम होता है। इसके बारे में अभी मैं आगे बढ़ाऊँगा तुमको। ठीक है? फिर दूसरा जो फेज़ होता है वो एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी इंटरव्यू 5 दिन चलता है, ये टोटल 5 दिन का इंटरव्यू होता है और हर एक दिन में आप कहीं न कहीं छँट सकते हैं। ये इसमें एक तरीका है कि अगर आप 5 दिन में पहले दिन पास आउट हो गए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के साथ चलोगे। किसी भी दिन आप बाहर कर दिए जा सकते हो किसी भी टेस्ट में। बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं जो कि 5 दिन चलता है। फिर तीसरा फेज़ है, जब आप एसएसबी पार कर लेते हो तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है। एक सिंपल सा मेडिकल टेस्ट होगा, आपकी रनिंग होगी, आपकी फिजिकल फिटनेस चेक की जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं कि भैया अब रिटन एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, रिटन एग्जाम में क्या-क्या चीज़ें पूछी जाती है। सबसे पहली चीज़, रिटन एग्जाम में आपके 2 तरीके के पेपर होते हैं। पहला एक मैथ जो कि 300 मार्क्स का होता है, ये टोटल 300 मार्क्स का अलग से पेपर होता है और एक जीएटी होता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 600 मार्क्स का होता है। अब जीएटी में क्या-क्या आता है भैया, मैथ्स समझ में आ गया कि मैथ्स में आपकी 11th-12th की मैथ्स आएगी और जीएटी की बात करें तो इसमें आपका जीके जीके नहीं आएगा बेटा, जीएस आएगा। जीएस मतलब जनरल साइंस। यहाँ पर आपकी जनरल साइंस आएगी और इंग्लिश आएगी। अब सर जनरल साइंस में क्या-क्या आएगी? तो मैं बता दूँ, जनरल साइंस में आपका फिजिक्स आएगा, ठीक है? आपका मैथ्स आएगा, आपका सॉरी केमिस्ट्री आएगा, आपका बायो आएगा, आपका हिस्ट्री आएगा, आपका ज्योग्राफी आएगा, आपका पॉलिटी आएगा मतलब सिविक्स आएगा और आपकी इकोनॉमिक्स आएँगी, ठीक है? आपके थोड़े से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन्स आएँगे
जो कि जनरल नॉलेज आप 8th लेवल तक पढ़ते थे, उन सारी चीज़ों की आपको कंप्लीट जो एक तरीके से कॉम्बिनेशन है वो जीएस में देखने को मिल जाएगा। मतलब जीएस और इंग्लिश, मतलब जीएस और इंग्लिश एक मिलाकर एक जीएटी का पेपर होता है, तो इसमें सारी चीज़ें आपको जीएटी के पेपर में देखने को मिल जाएँगी और 300 मार्क्स का अकेला मैथ्स खड़ा है। तो मैथ्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं, तो अब आपको क्लास 11th में कैसे पढ़ाई करनी है या क्लास 12th में कैसे पढ़ाई करनी है। तो देखो, अगर आपने मन बना लिया है कि भैया अब हमको पढ़ाई करनी है इसके बारे में, तो सिंपल सी बात है कि भाई अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे उतने ज़्यादा एडवांटेज पे आप रहने वाले हो। ठीक है? पहली चीज़ तो आपको अगर जैसे ही 11th में जाते हो तो मैथ्स में फोकस करना स्टार्ट कर दो, मैथ्स की पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, मैथ्स के डेली क्वेश्चंस लगाना सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है? और जीके और इंग्लिश की भी पहले से ही तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है? जीके और इंग्लिश की तैयारी कैसे करोगे? इंग्लिश में आपका वोकैब्युलरी हो गया और इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हो गई। इंग्लिश में आपके जो ग्रामर का कनेक्शंस हो गया, ग्रामर की चीज़ें हो गई, वो आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है? फिर दूसरा चीज़, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना डेली हैबिट डाल देनी चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होगा सर, आपकी जो जनरल करंट अफेयर्स होते हैं, करंट अफेयर्स आपके स्ट्रांग होंगे। ठीक है? प्लस आपको थोड़ा-सा फिजिकल ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप जैसे ही 11th में जाते हो, कुछ नहीं, थोड़ा-सा रनिंग कर लिए या थोड़ा-सा कहीं जिम चले गए या कहीं खेलने बाहर जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होगी और साथ ही साथ आपकी फिजिकल फिटनेस भी बढ़ेगी। उसके बाद 12th में जैसे ही जाओगे, तो 12th की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, थोड़ा बहुत समझ लिया होगा चीज़ों के बारे में। आपने जीएटी का भी थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लिया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ ली है, सिविक्स पढ़ ली है। बहुत छोटा-छोटा माइनर-माइनर चीज़ें पढ़नी है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं पढ़नी। मैं तुमको बता दूँगा कि एक किताब आती है, उस किताब से आप पूरे जीएस को पढ़ सकते हो। ठीक है? जैसे ही आप 12th में जाओगे, आप पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर दो बेटा, कि पिछले 10 साल से 20 साल से पीछे आपके एनडीए के एग्ज़ाम में जो-जो पीवाईक्यूज़ आ रहे हैं, पहले के जो पेपर्स आ रहे हैं, पहले जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है? और मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो कि जितना टाइम टेबल में, जितने टाइम में, मतलब 3 घंटे के समय के अंदर आपने अपने पूरे फुल लेंथ मॉक टेस्ट उठाना है और लगाना स्टार्ट करना है, उसको बैठ के सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है? फिर वहाँ से तुमको जो वीक एरियाज़ के बारे में तुम्हारे पता चल जाएगा, उस वीक एरिया पे अभी से तुमने 12th क्लास में फोकस कर देना है। ठीक है? फिर आप एसएसबी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बहुत सारी ऑनलाइन वीडियोज़ तुमको मिल जाएँगी कि एसएसबी में कौन-कौन से तरीके के टेस्ट होते हैं, कौन-कौन से फिजिकल टेस्ट होते हैं, कौन-कौन से रिटन टेस्ट होते हैं। तो उस चीज़ के बारे में जानना 12th से ही स्टार्ट कर देना, तो 6 महीने पहले से ही स्टार्ट कर देना। अभी से स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है, जैसे ही आप क्लास 11th में हो, बट 12th में जाते ही आपको ये चीज़ें स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं कि अब आपने अलग-अलग चीज़ों की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कि मैथ्स की सब प्रिपरेशन कैसे करें और आपके जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो, मैथ्स में लिए सबसे पहले आपको एनसीईआरटी लगानी है। एनसीईआरटी आपकी जो 11th-12th की है, 11th और 12th की, ये आपको खत्म कर देना है। हर क्वेश्चन, मतलब ये आपका ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सीबीएसई में ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, तो भैया मैं ये नहीं करने वाला हूँ। आपको वो भी करना है, ठीक है? ये सीबीएसई से अलग है। प्लस आपको थोड़ी-सी प्रैक्टिस बुक लगानी है। प्रैक्टिस बुक मैं कौन-सी रेफर कर रहा हूँ कि यहाँ पर आप आरएस अग्रवाल की एक क्वांटिव एमसीक्यूज़ की बुक आती है, आपको वो सॉल्व करना है, ठीक है? आर.एस. अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एमसीक्यूज़ करके एक बुक आती है, आपको वो ले लेना है, आपको परचेज़ कर लेना है और डेली उससे लगभग 10 से 15, 20, 25 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बैठना है। तो आपको डेली यहाँ पर, आप मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई डेली आपको लगभग 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपका रूटीन बनना चाहिए कि डेली आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तब आप कहीं न कहीं स्पीड पे, मैथ की स्पीड पे कमांड करोगे, ठीक है? दूसरा चीज़, आपको कुछ की एरियाज़ है, जैसे एनडीए ट्रिग्नोमेट्री से बहुत क्वेश्चन पूछता है, कैलकुलस से बहुत क्वेश्चन पूछता है और अलजेब्रा से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक है? तो ये जो 3-4 टॉपिक्स हैं, इन चीज़ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक? उसके बाद डेली प्रैक्टिस इस बार, जैसे कि मैंने बताया कि डेली तुमको 10 से 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करने ही है। अगर एनसीईआरटी आपकी खत्म हो गई, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन्स आपने लगा दिए हैं, आपको फिर उसके बाद आपकी आर.एस. अग्रवाल उठानी है और आर.एस. अग्रवाल से इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, भैया जीएटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है? जीएटी की प्रिपरेशन में सबसे पहले 2 चीज़ें हैं, आपका इंग्लिश और जनरल साइंस। इंग्लिश में आपको ग्रामर पढ़नी है, ठीक है? थोड़ी बहुत ग्रामर पढ़नी है, थोड़ी बहुत ग्रामर के रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है? टेंसेस और नाउन्स, प्रोनाउन्स, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, ये सारी चीज़ें आपको ग्रामर में पढ़नी है। सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन्स आते हैं, ठीक है? आपको पैसेज कैसे सॉल्व करना है, कम्प्रिहेंसिव पैसेज कैसे सॉल्व करना है, वो चीज़ें सीखनी है। फिर वोकैब्युलरी आपको बढ़ानी है, अपनी वोकैब्युलरी के लिए आप डेली 5 वर्ड्स डेली आप नए एक डायरी बनाकर रख लो कि आपको डेली 5 वर्ड्स के बारे में जानना है और हफ्ते भर में आपके 35 क्वेश्चन या 35 से 40 वर्ड्स हो जाएँगे आपके, तो वो संडे को बैठ के पूरा रिवाइज़ करना है, समझना है चीज़ों को, उसको डेली आपको वोकैब्युलरी अपनी बढ़ानी है, ठीक है? जीके की बात करें या जीएस की बात करें, तो आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स जो है, मतलब मैं पहले जीके, जीएस की बात कर लेता हूँ। जीके में देखो, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, थोड़ी-सी हल्की-सी फिजिक्स, थोड़ी-सी हल्की-सी केमिस्ट्री, थोड़ी हल्की-सी बायो। इसके लिए एक सबसे बेस्ट बुक आती है लुसेंट पब्लिकेशन की, ठीक है? आप जहीं भी जाओगे, आप सिर्फ स्टेशनरी पे जाके
माँग दोगे कि भैया हमको लूसेंट पब्लिकेशन की बुक दे दो जीएस वाली, करंट अफेयर्स वाली या जीएस वाली बुक, तो आपको वो दे देगा। वो किताब सबसे बेस्ट किताब है। वो किताब इज़ द बेस्ट, मतलब एक तरीके से कह सकता हूँ कंप्लीट गाइडेंस है, वो कंप्लीट चीज़ है। एक अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीएस के लिए, ठीक है? करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा न्यूज़पेपर, ये जैसे ही मैंने बताया, करंट अफेयर्स थोड़ा-सा डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। 2 साल तक आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे और साथ में जो मंथली मैगज़ीन आती है, मंथली मैगज़ीन आप किसी भी टाइम्स इंडिया की लगा दो, इंडिया टुडे की लगा लो, कहीं की भी अगर आप मंथली, वीकली की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मंथली मैगज़ीन लगाकर आप करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर सकते हो, करंट अफेयर्स के बारे में जान सकते हो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं भैया। अब फिजिकल फिटनेस और एसएसबी के बारे में क्या बता रहा हूँ। फिजिकल फिटनेस में देखो उतनी मेडिकल, तुम्हारा जो मेडिकल टेस्ट होगा उसमें इतनी सारी चीजें नहीं पूछी जाएंगी, बट थोड़ा थोड़ा एसएसबी में कहीं ना कहीं तुमको देखने को मिलेगा कि तुम फिजिकली फिट हो या नहीं हो। तो उसके लिए सबसे पहले तुमको रनिंग करना है 1.5 से 2 किलोमीटर। 1.5 से 2 किलोमीटर अगर जो शुरुआत से रनिंग नहीं कर रहा है तो उसके लिए थोड़ा सा टफ है, बट मैं कह रहा हूँ ठीक है, तुम अपने घर से बाहर निकलो, एटलीस्ट 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर दौड़ना स्टार्ट तो करो। इससे तुम्हारी हेल्थ बनेगी, इससे तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा और बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है? पुशअप्स अपना कर सकते हो, सिटअप्स कर सकते हो। मैं तुमको रिकमेंड नहीं करूँगा कि तुम जिम जाओ। मैं तुमको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर अब तुम जिम जाओ, कि भैया मैं एनडीए की तैयारी कर रहा हूँ, मैं जिम जाऊँगा। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप घर से निकलो बाहर, थोड़ा बहुत खेल रहे हो, अगर आप कोई गेम खेलते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर गेम नहीं खेलते हो तो रनिंग करके आओ, पुशअप्स करो, पुशअप्स मारो, सिटअप्स मारो, ठीक है? और स्टैमिना मेन आपका जो टारगेट है कि स्टैमिना आपको बिल्ड करना है, साथ में डिसिप्लिन बिल्ड करना है। मतलब आपको तरीका आना चाहिए। अब क्या होता है ना कि बच्चे पढ़ते-पढ़ते ब्रेक लेने लगते हैं, इंस्टाग्राम पे ब्रेक लगने ब्रेक लेते हैं, यूट्यूब पे ब्रेक लेते हैं। तो उसकी जगह अगर आप फिजिकल फिटनेस अपनी बढ़ा रहे हो, अपने स्टैमिना को बढ़ा रहे हो, अपना डिसिप्लिन बढ़ा रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल करने वाला है, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, ठीक है? तो ये फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा बहुत ध्यान दे देना। बट अब आ रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि एसएसबी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एसएसबी में क्या होता है ना कि ऐसा होता है कि वो आपका पर्सनल इंटरव्यू तो लेते हैं, साथ-साथ आपको पर्सनल इंटरव्यू के साथ-साथ आपको ग्रुप डिस्कशन में डाल देंगे। मतलब साथ में 10-15 लोग बैठे हुए हैं, अब आपसे कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बाद आपको बोलना है उसके ऊपर। अब आप अगर उसमें आपको ये चेक किया जाएगा कि आप उस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो, आप उसमें पार्टिसिपेट कर पा रहे हो, आप उसमें बोल पा रहे हो, आप उसमें अपने 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 व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी पर्सनैलिटी उस तरीके से डेवलप होनी चाहिए। आपको ग्रो गुड कम्युनिकेशन, अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत सुधारना पड़ेगा कि इंप्रूव करो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स। तुम्हारे पास अभी भी 2 साल है, ठीक है? ग्रुप डिस्कशंस के बारे में देखो, ग्रुप डिस्कशंस के बारे में पढ़ो, बहुत सारी यूएन की मीटिंग्स होती हैं, जो वर्ल्ड लेवल पर मीटिंग्स होती हैं, डिप्लोमैटिक्स की मीटिंग होती है, वो सारी अटेंड करना स्टार्ट कर दो, ऑनलाइन पढ़ देखना स्टार्ट कर दो, लाइव उसकी लाइव फुटेज आती है, वो जो रिकॉर्डिंग उसकी देखना स्टार्ट कर दो और साथ ही साथ उससे अपना कॉन्फिडेंस की बिल्डिंग स्टार्ट करो कि भाई अब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत आना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जो लोगों से बात करके, लोगों के बारे में जान के, लोगों को समझ के, तुम्हारे अंदर जितनी नॉलेज रहेगी उतना तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अपने आप को यहाँ पर लाना स्टार्ट कर दो, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब मॉक टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी है? मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी आपको शुरुआत से नहीं पढ़ना है, मॉक टेस्ट आपको शुरुआत से नहीं देना है। जैसे आप 11th में आओगे मॉक टेस्ट नहीं देना है। जैसे ही आपका थोड़ा बहुत माइनर चंक और मेजर चंक आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, फिर आपने मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना है। मॉक टेस्ट 1 वीक में आप शुरुआत में 1 ही दो, बट जैसे-जैसे 12th पास आता है, जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता है, फिर आपको ये मॉक टेस्ट 1 वीक में 2 कर देने हैं, ठीक है? स्टार्टिंग में 1 ही करो या स्टार्टिंग में 2 हफ्ते में 1 करो, बट धीरे-धीरे बढ़ाकर उसको 2 कर देना है 1 हफ्ते के अंदर, ठीक? फिर एनालाइज़ मिस्टेक। म बहुत बच्चे क्या करते हैं, भैया हमने 150 मॉक टेस्ट दे दिया, लेकिन फिर हमको समझ में नहीं आ रहा कि मेरे नंबर कहाँ कम रह जा रहे हैं। तो आप 1 ही मॉक टेस्ट दो, लेकिन बहुत अच्छे से शिद्दत से उसकी लाइव एनालिसिस करो, बात की बात एनालिसिस करो कि मैंने कहाँ-कहाँ क्वेश्चन मेरे छूट रहे हैं, कौन-कौन से टॉपिक में मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं, कहाँ-कहाँ मैं अपने मार्क्स से पोटेंशियली कम मार्क्स लेकर आ रहा हूँ। तो वो चीज़ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है आपके मॉक टेस्ट की, ठीक है? और टाइम मैनेजमेंट अपने आपको टाइम मैनेज करना स्टार्ट कर दो कि भाई अब मैथ्स में क्या होता है ना कि क्वेश्चंस तो ईज़ी आएँगे, बट आपका जितना ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, उतने ज़्यादा क्वेश्चन आप कर लोगे, उतनी एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन को करोगे, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं भैया। अब एसएसबी की क्या प्रिपरेशन करना है? एसएसबी की प्रिपरेशन में मैंने तुमको बताया, जैसे ही तुम मेडिकल निकाल लेते हो, जैसे ही तुम अपना रिटन एग्ज़ाम निकालते हो, और ये बहुत ईज़ी टेस्ट होता है। मैं पहले ही बताता हूँ, रिटन एग्ज़ाम बहुत ईज़ी होता है, बट एसएसबी में मेन बच्चे छँटते हैं एसएसबी में, ठीक है? तो एसएसबी की तैयारी आपको स्टार्टिंग से स्टार्टिंग करनी है। जब बच्चे सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटन पर ध्यान दे रहे हैं, आप रिटन प्लस एसएसबी पर भी ध्यान दोगे। एसएसबी में आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, आपके ग्रुप टास्क होते हैं, ठीक है? आपके ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, आपका इंटरव्यू होता है, और आप साथ में डेवलप करना पड़ेगा आपको ओएलक्यूज़। ओएलक्यूज़ मतलब अपनी आईक्यूज़, अपने जनरल अवेयरनेस, जनरल थिंकिंग, ये चीज़ें आपको पहले से ही डेवलप करनी पड़ेंगी। 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या 1 महीने का काम नहीं है। आपको अभी से थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, मोबाइल थोड़ी कम करनी पड़ेगी, मोबाइल में स्क्रॉलिंग कम करनी पड़ेगी, ठीक है? और अपने आप से खुद से चीज़ों को
पढ़ना, खुद से चीज़ों को समझना, खुद से चीज़ों को फ़ोकस करना, वो चीज़ आपको अभी से ध्यान देना पड़ेगा एसएसबी के लिए, ठीक है? नेक्स्ट अब हम आते हैं कि भैया मिस्टेक्स कौन-कौन सी आपको अवॉइड करनी है इस प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। इस प्रिपरेशन के दौरान आपको मिस्टेक्स कौन-कौन सी अवॉइड करनी है कि पहली आपको लेट प्रिपरेशन भैया हमको समझ में तो आ गया है कि हम एनडीए की तैयारी करेंगे, लेकिन अभी नहीं करते हैं। एक काम करते हैं 11th छोड़ के 12th में देखेंगे। लास्ट के 3 महीने होता है ना उसमें इंटरव्यू बहुत अच्छे से हो जाता है, उसमें बहुत अच्छे से रिटन टेस्ट पास हो जाता है। लेकिन आपको ये नहीं करना, आपने अगर मन बना लिया है प्रिपरेशन को लेट मत करो। दूसरी चीज़ मैथ्स को इग्नोर मत करो। भाई मैथ्स हलवा आती है, मैं मानता हूँ मैथ्स हलवा आती है आपकी। बट इसमें अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, आप क्वेश्चन्स बना नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होगी और आपका बना-बनाया क्वेश्चन पेपर बहुत आपको जो आता हुआ क्वेश्चन पेपर आप नहीं कर पाओगे और आपको बहुत बड़ी फ्रस्ट्रेशन आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है? फिजिकल ट्रेनिंग क्यों? क्योंकि फिजिकल ट्रेनिंग पे आपने शुरुआत से ध्यान नहीं दिया है, वहाँ जाके सीधा मुँह उठा के खड़े हो जाओगे, तो आपको एक जो कॉन्फिडेंस है वो आपका धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा नीचे गिरा देगी। बहुत बड़े-बड़े लेवल के बच्चे आते हैं, बहुत-बहुत आर्मी लेवल के बच्चे आते हैं, जिनके पापा, जिनके पेरेंट्स आर्मी में हैं, जिनके मदर आर्मी में है और हर चीज़ वो पहले से जान चुके हैं, पहले से उनकी पर्सनैलिटी इतनी डेवलप हो गई है कि उनको देखते ही आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो आपको पहले से शुरुआत से ही अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना है, आपकी चीज़ों पर ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, आपके बोलने के तरीके में, आपके ग्रुप डिस्कशन के टास्क में, आपको इंग्लिश बोलने के तरीके, आपकी वोकैब्युलरी, ये सारी चीज़ों का ध्यान आपको शुरुआत से ही दे देना है, ठीक है? फिर लास्ट आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए अगर आप 11th से एनडीए की तैयारी कर रहे हो, कुछ नहीं करना है बहुत बड़ा डेली रूटीन आपका बहुत बड़ा बहुत हेवी रूटीन नहीं बनना है आपका। डेली आप मैथ्स को 2 घंटे दो और जीएटी को 1.5 घंटे दो। मैथ्स को 2 घंटे मतलब आप प्रैक्टिस दो, कांसेप्ट को समझो, प्रैक्टिस करो, कांसेप्ट को समझो सिर्फ 2 घंटे के लिए, मैथ्स के लिए और जीएटी में आप 1.5 घंटे दो सॉरी, ठीक है? 1.5 घंटे मतलब कि 1.5 घंटे में आप कभी हिस्ट्री उठा लिए, कभी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स उठा लिए, मतलब 2 चैप्टर एक साथ उठा लिए, 2 टॉपिक एक साथ उठा लिए, हिस्ट्री या पॉलिटी उठा लिए एक साथ में या हिस्ट्री या साइंस एक बार में उठा लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत-बहुत हेल्प करने वाली है। तो लगभग-लगभग 3 साढ़े 3 घंटे में या फिर 4 घंटा मान लो, 4 घंटे आपको सिर्फ मैथ्स और जीएटी पढ़ना है। आधे घंटे रोज़ सुबह आधे घंटे आप न्यूज़पेपर पर दे दो और फिजिकल ट्रेनिंग रोज़ आधे घंटे अगर आप गेम-वेम खेलते हो, तो वो बात अलग है, ठीक है? बाकी और भी कोई डाउट हो रहा है कि भैया कब फॉर्म आएगा, कब रिजल्ट आएँगे, कब कैसी चीज़ें और करनी है या आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स सॉल्व करने हैं, उसके क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार मुझे ज़रूर बताना कि कैसी-कैसी आपको वीडियो और नेक्स्ट चाहिए एनडीए के बारे में या किसी और एग्ज़ाम के बारे में अगर आपको चाहती हो तो, ठीक है? बाकी एनडीए के लिए मैं आपको कहता हूँ बेस्टेस्ट बेस्ट ऑफ एग्ज़ाम है आपके पूरे वर्ल्ड का, सबसे अच्छा एग्ज़ाम है पूरे इंडिया का, बहुत बड़े लेवल पर एग्ज़ाम होता है, तो आप इसकी प्रिपरेशन ज़रूर करो, हर एक बच्चे को इसका एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, भले ही वो आर्मी में जाए, एयर फोर्स में जाए और नेवी में जाए और साथ में अपने देश की सेवा करे, ठीक है? आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मैं विदा लेना चाहता हूँ और मैं आपसे ये रिकमेंडेशन ज़रूर करूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को एक बार शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो। थैंक यू, जय हिंद, जय